नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसके दो पार्ट बनेंगे। एक पार्ट तो ये जो 11 टॉपिक है, और जो ये कुछ प्रोसेस दे रखी है 5 प्रोसेस, ये इनके दो अलग अलग पार्ट बनेंगे। ठीक है, इसमें ये कुछ हम लॉज पढ़ेंगे या फिर कुछ टॉपिक कह लो। इसमें है रियल गैस, आइडियल गैस, बॉयल्स लॉ, चार्लीज लॉ, लॉ ऑफ प्रेशर, आइडियल गैस इक्वेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, एडियाबैटिक कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, वर्क डन बाय गैस, साइक्लिक प्रोसेस और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये हम पढ़ेंगे, ये सारे पढ़ेंगे हम। ठीक है, जितने भी है, ये 11 लॉज है या फिर जो भी टॉपिक है, ये 11 के 11 पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कुछ प्रोसेस आ जाते हैं, जो ये 5 प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, ग्राफ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ऐसे ऐसे सेम केमिस्ट्री में भी आते हैं, पर ये थोड़े से अलग है। केमिस्ट्री में ये नहीं होते, ये जो लो है चार्लीज जो भी लो है ये। ठीक है, तो ये दोनों हम पढ़ेंगे। अगर किसी को ये समझ नहीं आया तो ये वाला पार्ट भी समझ नहीं आएगा, ये इसी पर ही डिपेंड करता है। ये समझने के लिए ये भी समझना पड़ेगा, मतलब दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर एक क्लास भी छोड़ दी तो नहीं आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इस पर भी बेस्ड है, तो दोनों ही समझने पड़ेंगे अगर पूरा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स समझना है तो। ठीक है, डिफरेंस पढ़ेंगे रियल गैस और आइडियल गैस के बीच में। ठीक है, डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं रियल गैस और आइडियल गैस के बीच में। जो रियल गैस होती है, रियल गैस कौन सी होती है? हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर सिलेंडर रखे हुए होते हैं सिलेंडर देखे होंगे, तो उसके ऊपर कहीं ऑक्सीजन लिखा होता है, कहीं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऐसे सिलेंडर देखने को मिलते हैं हॉस्पिटल में। तो जो वो हॉस्पिटल में जो गैस होती है, वो जो सिलेंडर होते हैं गैस के, वो रियल गैस होती है। ठीक है, वो रियल गैस होती है। और जो आइडियल गैस होती है, ये रियल होती नहीं है, मतलब इसे बनाया जाता है, आइडियल गैस को बनाया जाता है। ये नेचुरली नहीं मिलती हमें, और रियल गैस नेचुरली मिल जाती है। ठीक है, तो इनके बीच में हम क्या करेंगे, दो डिफरेंस पढ़ेंगे। पहला डिफरेंस क्या है कि जो पहला डिफरेंस है, मॉलिक्यूल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ठीक है, इसमें बता रखा है कि जो रियल गैस है ना, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब जैसे मान लो गैस है, जैसे अभी यहाँ पे भी मतलब गैस तो है ही है ना, एटमॉस्फेयर में गैस है, तो ये मतलब इनके मॉलिक्यूल वो बिल्कुल पास पास है, वो एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, मतलब कोई सा भी फोर्स लगा रहे हैं, अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि अट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब कोई ना कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो उनके बीच में फोर्स है तभी इतनी पास पास उनके मॉलिक्यूल होते हैं। ये पढ़ा ही होगा कि मतलब जो गैस के मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास होते हैं। ठीक है, तभी इसलिए पास पास होते हैं क्योंकि वो एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कुछ भी बोल लो, फोर्स लगाते हैं, तभी वो मतलब बिल्कुल पास पास होते हैं। तो जो रियल गैस होती है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, आइडियल गैस में नहीं होता। क्यों नहीं होता आइडियल गैस में? क्योंकि जो आइडियल गैस है, इसके जो मॉलिक्यूल है वो दूर दूर होते हैं, वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते ही नहीं। अगर फोर्स लगाएंगे नहीं तो वो पास पास कैसे होंगे, है ना? पास पास होने के लिए एक दूसरे को खींचना पड़ेगा, मतलब फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगाते। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर क्या नहीं लगाते, फोर्स नहीं लगाते, जबकि रियल गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो लगाते हैं। तो इसलिए रियल गैस में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, आइडियल गैस में नहीं होता। क्या नहीं होता? मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता आइडियल गैस में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सेकंड, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एक्सिस्ट। पोटेंशियल एनर्जी का जो कंसेप्ट होता है, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट क्या होगा? फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी तो होगी। जैसे मासेस में पढ़ा था, ग्रेविटेशन में पढ़ा था, जैसे यहाँ पे एक मास है, एक यहाँ पे मास है, तो ये एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, तो इनकी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, इन दोनों की होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। न्यूटन ने ऐसा बताया था। तो ये एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, तो इनमें कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ऐसा चार्ज में भी होता है। जैसे मान लो एक चार्ज यहाँ पे है, एक यहाँ पे, प्लस माइनस का मतलब कुछ भी लगा लो, एक प्लस का एक माइनस का लगा लो, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना, अट्रैक्ट करेंगे।
तो इसके बीच भी पोटेंशियल एनर्जी होएगी, चार्ज के बीच मतलब चार्ज की भी पोटेंशियल एनर्जी होएगी। यहाँ पे होगी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होएगी चार्ज के बीच में। क्यों होएगी? क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो रियल गैस में भी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है, मतलब कंसेप्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी का भी, ठीक है। एक न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, तो वो भी मतलब एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी का ही कंसेप्ट लगता है, ठीक है। तो रियल गैस में क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट क्यों करती है पोटेंशियल एनर्जी? क्योंकि ये एक दूसरे मॉलिक्यूल है जो रियल गैस के, वो एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी होएगी, ठीक है। इसमें कोई फोर्स नहीं लगता, आइडियल गैस में कोई भी फोर्स नहीं लगता, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता ही नहीं है, मॉलिक्यूल एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगाते, तो इसलिए इसमें पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट भी नहीं होता, ठीक है। दो डिफरेंस पता चल गए, ठीक है। थर्ड, इट एग्जिस्ट नेचुरली, इट डज नॉट एग्जिस्ट नेचुरली। ये नेचुरली पाई जाती है। कौन सी गैस नेचुरली पाई जाती है? रियल गैस। जबकि आइडियल गैस है, ये नेचुरली नहीं पाई जाती, इसे बनाना पड़ता है, ठीक है। इसे बनाना पड़ता है और ये नेचुरली मिल जाती है, ठीक है। बनाना कैसे पड़ता है? देखो, आइडियल गैस को कैसे बनाएंगे? आइडियल गैस को जैसे एक मतलब बड़ा सारा रूम ले लिया, जैसे ये रूम ले लिया और इसे मतलब बिल्कुल खाली कर दिया और यहाँ पर रियल गैस भर दी। रियल गैस भरने के बाद हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया उसका बहुत ज़्यादा, उस रूम का मतलब उस गैस पे टेम्परेचर, गैस का ही टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है। वहाँ पर हीट दे दी, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया बहुत ज़्यादा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो रियल गैस है वो आइडियल में चेंज हो जाएगी, जैसे कि वो नहीं होता दूध होता है, मिल्क को हम गर्म करते हैं तो जैसे वो मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो ऊपर आने नहीं लगता, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ नहीं जाता, फैलने स्टार्ट हो जाती है ना। वैसे ही रियल गैस फैलनी स्टार्ट हो जाएगी, और जब फैलनी स्टार्ट हो जाएगी तो जो मॉलिक्यूल है रियल गैस के, वो एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगाएंगे, तो वो क्या बन जाएगी? आइडियल गैस बन जाएगी, ठीक है। पता चल गया ना कि जो रियल गैस को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? आइडियल गैस में। आइडियल गैस कैसे बना सकते हैं पता चल गया, ठीक है। देखो ये इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है, रियल गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू आइडियल गैस एट हाई टेम्परेचर एंड हाई वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम तो करनी पड़ेगी, वॉल्यूम तो बढ़ानी पड़ेगी, अगर जगह ही नहीं मिलेगी, वॉल्यूम मतलब गैस होंगे जो उनके मॉलिक्यूल है, अगर उन्हें जाने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी तो फिर वो उनका वो फिर आइडियल में चेंज कैसे होएगी, है ना। आइडियल में चेंज करवाने के लिए, रियल गैस को आइडियल गैस में चेंज करवाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा और दूसरा क्या बढ़ाना पड़ेगा? वॉल्यूम, ठीक है। दो चीज़ बढ़ानी पड़ेगी, हाई टेम्परेचर, हाई वॉल्यूम। इसमें बता रखा है कि जो अब हम पढ़ेंगे ना आगे, ये पूरा चैप्टर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जो ये पूरा चैप्टर है ये सिर्फ इसी पर बेस्ड है, आइडियल गैस। हम आइडियल गैस के बारे में ही पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर के बारे में। रियल गैस का कहीं भी कुछ यूज़ नहीं होएगा, ये बस इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि इनमें डिफरेंस क्या है। आइडियल गैस के बारे में पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। चाहे कोई भी लॉ, ये देखो चार्ली लॉज, लॉ ऑफ प्रेशर, आइडियल गैस इक्वेशन, फार्मूला फॉर इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, फार्मूला टू फाइंड वर्क इन ऑल प्रोसेस, ऑल आर वैलिड ओनली इन केस ऑफ आइडियल गैस। जो भी हम पढ़ेंगे, सारे टॉपिक पढ़ेंगे, वो सिर्फ किस पर पढ़ेंगे? आइडियल गैस पे पढ़ेंगे, और पूरा चैप्टर किस पर बेस्ड है? आइडियल गैस पर, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है एक बार और सुन लो। रियल गैस और आइडियल गैस के बीच में डिफरेंस दे रखा है। रियल गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, जबकि आइडियल गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होता, ठीक है। सेकंड क्या है? कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है रियल गैस में, आइडियल गैस में कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता। थर्ड क्या है कि ये नेचुरली पाई जाती है, नेचुरली एग्जिस्ट करती है, आइडियल गैस नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती। और रियल गैस को कन्वर्ट कर सकते हैं आइडियल गैस में, अभी बताया है कैसे कर सकते हैं। टेम्परेचर हाई कर दो, वॉल्यूम हाई कर दो, रियल गैस किस में चेंज हो जाएगी? आइडियल गैस में। और जो हम
पढ़ेंगे अब पूरा चैप्टर, वो सिर्फ आइडियल गैस पर पढ़ेंगे, रियल गैस पर कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। बस इस स्लाइड में इतना था, ठीक है। 3 स्टेट वेरिएबल्स ऑफ गैस, ये 3 स्टेट है किसी भी गैस की। 3 स्टेट क्या होती है? अगर कोई आपसे पूछ ले कि वेरिएबल गैस की 3 स्टेट बताओ, वेरिएबल गैस की 3 स्टेट बताओ, तो 3 स्टेट कौन सी होती है? फर्स्ट होती है प्रेशर, सेकंड होती है वॉल्यूम, थर्ड क्या होती है? टेम्परेचर। किसी भी गैस की 3 स्टेट होती है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है। प्रेशर को P से डिनोट कर सकते हैं, वॉल्यूम को V से, टेम्परेचर को T से, ठीक है। तो किसी भी गैस की 3 स्टेट कौन कौन सी होती है? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है। ये तीनों चीज़ पता है तो मतलब आप बता सकते हो गैस के बारे में कुछ भी, मतलब गैस के बारे में 3 ही चीज़ होगी और क्या होगी। बॉयल्स लॉ, ठीक है। ये लॉ जानने से पहले एक वीडियो देख लेते हैं। पहले वीडियो देखने से पहले, ये एक डिवाइस होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जो प्रेशर को क्या करता है? मेज़र करता है, ठीक है। ये प्रेशर को मेज़र करने वाला एक डिवाइस होता है, HPA मतलब हेक्टापास्कल, ठीक है। 1 हेक्टापास्कल में 100 पास्कल होते हैं, ठीक है, 100 पास्कल। और फिर 1000 है, यहाँ पे 1000 में कितने हो जाएंगे? 10 की पावर 5 होते हैं, ठीक है, 5 पास्कल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? एक डिवाइस है जो क्या करता है? प्रेशर को मेज़र करता है, ठीक है। ये यहाँ का प्रेशर मेज़र कर रहा है अब, ठीक है। वीडियो देखते हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसमें जो ये है, ये प्रेशर मतलब हवा के मॉलिक्यूल है। अब ये एक पिस्टन है, ये एक पिस्टन है, और जब ये कोलाइड कर रहे हैं, अब ये कोलाइड कर रहे हैं तो ये इनकी स्पीड कम है, स्पीड भी कम है, वॉल्यूम ज़्यादा है, और प्रेशर कितना है? प्रेशर मान लो ये इतना है, 1000 है, वॉल्यूम ज़्यादा है, कोलाइड कम कर रहे हैं और प्रेशर इतना है, ठीक है। अब जैसे इस पर और प्रेशर डलेगा, देखो प्रेशर डलेगा अभी इस पर, अब जैसे प्रेशर डला, कोलाइड क्या होने लगी? ज़्यादा होने लगी, वॉल्यूम कम हुआ और प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम कम हुई और कोलाइड भी क्या होने लगी? ज़्यादा होने लगी। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो प्रेशर है इन्वर्सली है किसके? वॉल्यूम के। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? कम होएगा। वॉल्यूम, जैसे ये पिस्टन यहाँ पे था तो प्रेशर कम लग रहा था, कोलाइड कम कर रहे थे, कोलाइड कम कर रहे थे ना। अब जैसे ही प्रेशर ज़्यादा किया, मतलब वॉल्यूम कम किया, वॉल्यूम कम किया तो प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा। मतलब प्रेशर ज़्यादा किया तो वॉल्यूम कम हो गया, तो कोलाइड भी क्या होने लगी? ज़्यादा होने लगी, है ना। ऐसा ही हुआ ना। तो यहाँ पे क्या होगा? वो जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के क्या होगा? इन्वर्सली हो गया। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होएगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम, और वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज़्यादा, ठीक है। इस वीडियो से ये पता चलता है कि जो प्रेशर है वो क्या है? वॉल्यूम के इन्वर्सली है, ठीक है। बॉयल्स लॉ वही जो अभी एक्सपेरिमेंट में बताया वो ऐसे अब लिख के बता रखा है कि जो मास और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दे, मास और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दे, ठीक है। मास भी कांस्टेंट और टेम्परेचर भी कांस्टेंट, दोनों को कांस्टेंट कर दिया तो वहाँ पर प्रेशर है वो इन्वर्सली किसके आ जाएगा? वॉल्यूम के आ जाएगा। ये दोनों कांस्टेंट करने, ये दोनों नहीं छेड़ने, ठीक है। कांस्टेंट करोगे तभी प्रेशर है वो वॉल्यूम के क्या आएगा? इन्वर्सली आएगा, ठीक है। यहाँ से ये हटाया तो ये क्या बन जाएगा? इधर गया तो PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ठीक है। यहाँ से ये आ गया PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट और P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब ऐसे कोई ये कह दे कि जो ये बॉयल्स लॉ है इसका ग्राफ बना के दिखाओ, तो ग्राफ किसके बीच में बनेगा? प्रेशर और वॉल्यूम। मेन तो यही है, प्रेशर और वॉल्यूम। तो ये किसके बीच में बनेगा? प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में बनेगा। तो ये बनेगा ऐसे, देखो ये इधर प्रेशर है, ये इधर वॉल्यूम है, ये ऐसे बनेगा ऐसे। वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। देखो वॉल्यूम ऐसे बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है? कम, ठीक है। तो ये यूनिवर्सली एक ग्राफ है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का, ठीक है। तो ये बॉयल्स लॉ है, इसने बॉयल्स ने ये सब बताया था, ठीक है। डन। चार्ल लॉ, ठीक है। चार्ल ने क्या बताया था कि अगर मास को कांस्टेंट कर दें, मास को कांस्टेंट कर दें
और प्रेशर को भी कांस्टेंट कर दें, मास और प्रेशर दोनों को कांस्टेंट कर दे, तो जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ानी पड़ेगी। ऐसा चार्ल ने बताया अपने लॉ में कि अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे कि मान लो ये पिस्टन है, इसमें ये फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब इसे नीचे से हीट दे दी हमने, ये हीट है, जैसे मान लो ये गैस के पार्टिकल है, मॉलिक्यूल्स हैं, इसे हीट दे दी तो प्रेशर बढ़ेगा। हीट दे दी तो इनमें प्रेशर मतलब बढ़ जाएगा, ये मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट एक दूसरे से मतलब या फिर यहाँ पे दीवारों पे टकराएंगे या एक दूसरे से टकराएंगे, कोलाइड बहुत ज़्यादा करेंगे, स्पीड बढ़ जाएगी ना। अगर हीट दे दी इनको तो इनकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रेशर इनका बढ़ गया, इन सबका प्रेशर बढ़ गया, तो प्रेशर बढ़ गया तो अब टेम्परेचर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ गया तो अब वॉल्यूम भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ाया है। टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम भी बढ़ाना पड़ेगा। अभी कोलाइड बहुत ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये आराम से कोलाइड कर ले, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट, वरना प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर हीट दी तो प्रेशर बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना, तो अगर उसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे नहीं तो वो प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, फिर वो बढ़ जाएगा। कांस्टेंट रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ाना पड़ेगा, इस पिस्टन को थोड़ा पीछे करना पड़ेगा, ठीक है, तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो वॉल्यूम है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ से आ गया V/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, चार्ल ने बताया था ये, ठीक है। और इसे ये भी लिख सकते हैं V1/T1 इक्वल टू V2/T2, ठीक है। अगर इसका ग्राफ कहते कि ग्राफ बनाओ, VT का ग्राफ बनाओ तो ऐसा बनेगा, ऐसा, ठीक है। ये जो क्या है, ये वॉल्यूम लीनियरली बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये इसने अपने लॉ में बताया। चार लॉ पर बेस्ड ये 3 क्वेश्चन है। उसने क्या बताया था कि वॉल्यूम क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ प्रेशर ऑफ अ गैस सैंपल इज कांस्टेंट एंड इट्स वॉल्यूम इज डबल देन व्हाट इज इफेक्ट ऑन टेम्परेचर। अगर प्रेशर गैस का क्या है, कांस्टेंट है, और इसकी वॉल्यूम को डबल कर दिया तो टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अभी क्या कह रहा है, वॉल्यूम डबल कर दो, वॉल्यूम क्या कर दी, डबल कर दी, तो ये डबल होगी तो टेम्परेचर भी अपने आप ही डबल हो गया, है ना, डबल हो गया। वॉल्यूम डबल होगी तो टेम्परेचर भी डबल हो गया। सेकंड क्वेश्चन, इफ प्रेशर ऑफ अ गैस सैंपल इज कांस्टेंट एंड इट्स टेम्परेचर इज मेड 3 टाइम्स देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन वॉल्यूम। सेम वही, ये कह रहा है कि टेम्परेचर को 3 टाइम कर दो, प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम पर बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा। टेम्परेचर को क्या कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, 3 टाइम्स, तो ये 3 टाइम्स हुआ तो वॉल्यूम भी अपने आप 3 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, टेम्परेचर ऑफ अ गैस सैंपल इज 400 Kelvin and volume is 2 meter cube. If volume is changed to 5 meter cube at constant pressure, then what is new temperature of a gas sample? इसमें कह रहे टेम्परेचर इतना है, वॉल्यूम इतना है, वो वॉल्यूम चेंज कर दिया, वॉल्यूम इतना हो गया तो टेम्परेचर बताना है, टेम्परेचर न्यू टेम्परेचर इतना होगा। तो इसमें हम लगाएंगे V1T1 इक्वल टू V2T2। V1 की वैल्यू कितनी है, 400, ठीक है। V1T1 या T1 V1, V1T1, हाँ सही है। T कितना है, रुको रे, वॉल्यूम क्या लिख दी, वॉल्यूम 2, टेम्परेचर कितना है, V2 5, T2 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो T2 इक्वल टू
400 इंटू 5/2, 5 है रे ये केल्विन में आंसर आएगा। ठीक है, टेम्परेचर निकाल रहे हैं ना तो केल्विन में आएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें 4 लॉ में। 2 लॉ पहले पढ़ चुके हैं, अब थर्ड लॉ ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो ये जाने से पहले एक वीडियो देख लो, एक मिनट। ये एक कंटेनर है और इसके अंदर क्या है, गैस है। ठीक है, गैस के पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं, गैस है। इस कंटेनर को लेके किसी दूसरे कंटेनर में डाल दिया जिसके अंदर क्या है, लिक्विड है। ये लिक्विड वाला कंटेनर है और ये इसमें गैस है। ठीक है, ये दोनों को इनको एक बना दिया। ये जो है ये इस लिक्विड का टेम्परेचर मेजर कर रहा है। ठीक है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये टेम्परेचर मेजर कर रहा है और ये हेक्टोपास्कल मतलब प्रेशर मेजर कर रहा है इस वाले कंटेनर का। ठीक है, ये हेक्टोपास्कल है, डिवाइस होता है कि ये तो इसका प्रेशर मेजर कर रहा है और जो ये है ये इसका टेम्परेचर मेजर कर रहा है। ठीक है, समझ गए। अब पहले वाटर का टेम्परेचर इतना था 25 डिग्री सेल्सियस, तो हेक्टोपास्कल कितने थे, 1029 हेक्टोपास्कल मतलब प्रेशर। यहाँ अंदर प्रेशर कितना था, 1029। ठीक है, अब वीडियो देखो कहाँ गई। अब ये आराम से मूव कर रहे हैं। ठीक है, क्या ये पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी कह लो। जब 25 डिग्री सेल्सियस वाटर का टेम्परेचर था तो 1029 प्रेशर था अंदर वाले कंटेनर का। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, अंदर जो ये पानी उबलने लगा, देखो टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ते ही प्रेशर भी बढ़ गया अंदर का। पहले कितना था 1029, अब देखो कितना हो गया 1281। प्रेशर बढ़ गया ना, देखो इनकी मूवमेंट भी बहुत फास्ट होगी, स्पीड भी बढ़ गई, कोलाइड ज़्यादा करने लगे, है ना। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया वैसे ही प्रेशर बढ़ गया। अब देखना क्या होगा। अब जैसे ये आइस बन गई, जैसे ही आइस बन गई तो जैसे ये टेम्परेचर कम हुआ वैसे ही प्रेशर भी कम हो गया और इनकी ये देखो मूवमेंट देखो कितनी स्लो हो रही है, बिल्कुल स्लो। अभी थोड़ी देर पहले तो इतनी फास्ट है, अब देखो स्लो, कितनी स्लो हो रही है जब ये आइस बन गया ये लिक्विड। लवेरिया हो गया इनके लवेरिया मलेरिया, लवेरिया होता आजकल, मलेरिया नहीं होता। मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो, अब बिल्कुल ही इसे वो बना दिया, एसीटोन प्लस ड्राई आइस बन गया ये, एसीटोन प्लस ड्राई आइस। अब इसका टेम्परेचर देखो -78 डिग्री सेल्सियस और अब देखो हेक्टोपास्कल। अब ये और कम हो गया 676। अब जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ बिल्कुल वैसे ही प्रेशर भी कम हो गया और ये मूवमेंट देखो इनकी। अब इनको पता ही नहीं क्या हो गया, कोई छोड़ के भाग गया वैसे लवेरिया होने के बाद मजाक था। बंद हो गई क्या, खत्म हो गई। एक बार देखो, ये देखो इनकी मूवमेंट देखो बिल्कुल स्लो होगी, बिल्कुल, है ना। तो ये ही इसने अगले लॉ में जो लो प्रेशर में ये यही बताएगा कि जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा प्रेशर के। ठीक है, देखो जैसे आगे है यही है लॉ ऑफ प्रेशर। जैसे इसमें मास और वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और तब क्या होता है प्रेशर, प्रेशर क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के। टी मतलब टेम्परेचर, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर कम करेंगे तो टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया P/T कांस्टेंट, और हम इसे क्या देख सकते हैं, P1/T1 इक्वल टू P2/T2। ओके, अब देखो ग्राफ, PT के बीच का ग्राफ ऐसा बनता है, लीनियर ग्राफ। ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ प्रेशर। लॉ ऑफ प्रेशर पर 3 क्वेश्चन है। इसमें क्या पढ़ा था अपन ने कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर ही है ना, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
टेम्परेचर, ये पढ़ा था, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ वॉल्यूम ऑफ अ गैस सैंपल इज कांस्टेंट, अगर कोई गैस सैंपल है उसकी वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, एंड इट्स टेम्परेचर इज मेड ट्रिपल्ड, और उसका टेम्परेचर हमने कर दिया 3 टाइम्स ट्रिपल, देन व्हाट इज इफेक्ट ऑन इट्स प्रेशर, तो प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, टेम्परेचर क्या कर दिया 3 टाइम्स कर दिया, ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स, तो प्रेशर भी ट्रिपल हो जाएगा, क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, दोनों एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा अपने आप, ठीक है। तो ये हो गया 3 टाइम्स। इफ वो सेकेंड क्वेश्चन, इफ वॉल्यूम ऑफ अ गैस सैंपल इज कांस्टेंट एंड इट्स प्रेशर इज मेड हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल प्रेशर, देन व्हाट इज इफेक्ट ऑन इट्स टेम्परेचर, वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट, प्रेशर क्या कर दिया हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल, ओरिजिनल का हाफ कर दिया, हाफ कर दिया, ठीक है, प्रेशर करें ना हाफ, तो व्हाट इज इफेक्ट ऑन इट्स टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सेम P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, P क्या कर दिया हाफ कर दिया, P कर दिया P/2 हाफ, तो टेम्परेचर भी T/2 हो जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितना प्रेशर कम होएगा उतना ही टेम्परेचर कम होएगा, प्रेशर हाफ हुआ है तो टेम्परेचर भी हाफ होएगा, ट्वाइस होता तो टेम्परेचर भी ट्वाइस हो जाता, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, टेम्परेचर ऑफ अ गैस सैंपल इज 300 केल्विन एंड प्रेशर इज 4 atm, if temperature is changed to 600 Kelvin at constant volume, then what is new pressure of gas sample, वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट, बताना क्या है न्यू प्रेशर बताना है, प्रेशर कितना हो जाएगा, टेम्परेचर कितना दे रखा है, टेम्परेचर पहले तो 300 केल्विन, और प्रेशर कितना दे रखा है 4 atm, ये पहले दे रखा है, अब इस टेम्परेचर को चेंज कर दिया, टेम्परेचर को जब चेंज कर दिया 600 केल्विन कर दिया, तो ये पूछ रहा है कि जो न्यू प्रेशर बनेगा चेंज करने के बाद जो न्यू प्रेशर बनेगा वो कितना बनेगा, तो इसमें हम लगाते हैं क्या P1/T1 इक्वल टू P2/T2, डन। प्रेशर कितना है पहले 300, कहाँ करें यार यहाँ करते चलो, 300 प्रेशर कितना है 300 डिवाइडेड बाय 4, P2 निकालना है, P2 निकालना है ना, T2 कितना हो जाएगा, नहीं मिल रही मेरे को, प्रेशर कितना है 4 है प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर कितना है 300 इक्वल टू में टेम्परेचर कितना हो गया, ये तो निकालना है, टेम्परेचर कितना हो गया 600, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 600 4 × 600 डिवाइडेड बाई 300, P2 कितना आ गया 8 atm, प्रेशर atm में आता है, यूनिट होती है इसकी, तो प्रेशर कितना आ गया 8 atm, तो ऐसे आएंगे लो प्रेशर पर क्वेश्चन हो जाएंगे, सिंपल से ही है, ठीक है। जो अभी तीनों लॉज या फिर इक्वेशन पढ़ी, लॉज पढ़े जो अभी तीनों अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए थे, और जो लो प्रेशर था ये तो पता नहीं कितनों ने दिया था, मतलब ऐसे बहुत मिल के दिया था, ये नाम नहीं रखा गया, सीधा लो प्रेशर रखा गया, ठीक है। जो बहुत सारे लोग मिल के अगर कोई फॉर्मूला फाइंड करते हैं तो उन्हें अलग ही नाम दिया जाता है, मतलब उन साइंटिस्ट के नाम से डिनोट नहीं करते उन्हें, ठीक है। तो जो लो प्रेशर थी वो बहुत सारे लोगों ने फाइंड की थी, तो ये 3 इक्वेशन इन्होंने फाइंड तो कर दी, 3 लॉज, ठीक है, ये इन्होंने फाइंड तो कर दिया, लेकिन इन तीनों में कंडीशन लगानी पड़ती थी, कहीं पे टेम्परेचर कांस्टेंट करो, कहीं पे वॉल्यूम, ठीक है, कहीं पे प्रेशर, तीनों चीज़ इन्होंने कांस्टेंट कर दी अपने तीनों फॉर्मूले में, ठीक है। जो ये तीनों चीज़ बताई थी, तीनों लॉज थे, इनमें क्या थी कंडीशन थी कि ये अगर ऐसा कांस्टेंट करोगे तभी हमारा जो ये लॉ है ये तभी वैलिड है, ऐसा तीनों साइंटिस्ट ने, मतलब तीनों नहीं, मतलब जो ये तीनों लॉ में ऐसा बोला गया कि जब प्रेशर कांस्टेंट करोगे तो ये वाला फॉर्मूला वैलिड है,
टेम्परेचर कांस्टेंट करोगे तो दूसरा वाला है, और क्या रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट करोगे तो ये वाला है, ऐसा ऐसा बोला। तो इनमें कंडीशन लगानी पड़ी, बिना कंडीशन के नहीं हो सकते, बिना कंडीशन के इनके लो फ्लॉप है, फिर वो नहीं चलेंगे, कंडीशन लगानी पड़ी। तो ये सभी साइंटिस्ट मिले और मिलने के बाद सोचा कहते एक ऐसी इक्वेशन बनाते हैं जिसमें कोई कंडीशन ना हो, ऐसी इक्वेशन बनाते हैं जिनमें कोई कंडीशन ना हो। तो उन्होंने बनाई एक जर्नल गैस लो, एक नया ही इक्वेशन बना दी, नया ही लो बना दिया। उन्होंने कहा कि जो ये लो है ना, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, कैसे कितना ही प्रेशर डाल लो, कितने टेम्परेचर कर लो, कितनी वॉल्यूम कर लो, बढ़ा लो घटा लो, कोई भी चीज़ कंडीशन नहीं है कि ये चीज़ कांस्टेंट करेंगे तभी ये वैलिड है, ऐसा कुछ नहीं। उन सब ने मिलकर क्या बनाया, PV = nRT, PV = nRT, ये एक नई ही इक्वेशन बना दी, PV = nRT। और ये जो है ना, ये सिर्फ आइडियल गैस पर वैलिड है, इनमें बस ये एक ही कंडीशन थी कि ये सिर्फ आइडियल गैस पर वैलिड है। ये स्टार्टिंग में बताया भी था कि चैप्टर में सिर्फ आइडियल गैस के बारे में ही बात करेंगे, रियल गैस में तो बहुत टिपिकल हो जाएगा ना, रियल गैस में नहीं पढ़ा जाता, तो आइडियल गैस के लिए ही वैलिड है ये, ठीक है। PV = nRT किसके लिए वैलिड है, ओनली आइडियल गैस। तो इस इक्वेशन को आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, या फिर इसे जनरल गैस लॉ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बता दिया कि PV = nRT, जब ये इक्वेशन लगाओगे तो चाहे प्रेशर कुछ भी रख लो, चाहे वॉल्यूम कुछ भी रख लो, N कुछ भी रख लो, R कुछ रख लो और T भी कुछ रख लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वैलिड है, ये वैलिड है, इस पर कोई कंडीशन नहीं है, इस पर ऐसा नहीं है कि प्रेशर कांस्टेंट करो या फिर वॉल्यूम कांस्टेंट करो या फिर टेम्परेचर कांस्टेंट करो, ऐसा कुछ भी नहीं था इस इक्वेशन पर, ठीक है। तो यहाँ पे P क्या है, प्रेशर, P क्या है यहाँ पे, प्रेशर, V वॉल्यूम, N है नंबर ऑफ मोल्स, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जो ये R है ना, इसके आगे यूनिवर्सल लगता है, जैसे ग्रेविटेशनल में भी पढ़ा था, ग्रेविटेशनल GME था, जहाँ कैपिटल GME/RE+H, कुछ ऐसा था ना, हाँ वो G वहाँ पे वो भी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। इसका मतलब होता है कि ये पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी, चाहे कहीं चले जाओ, कहीं पे भी, दूसरे देश में चले जाओ, मून पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, G की वैल्यू उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो उसके आगे क्या लगता है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल गैस के लिए तो गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये R क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, मतलब R की वैल्यू जो 8.31 है ये ही रहेगी चाहे कहीं भी चले जाओ, ठीक है। T क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ गैस, गैस का टेम्परेचर, और ये हमेशा केल्विन में लेते हैं, हमेशा केल्विन में लेके चलेंगे हम टेम्परेचर को यहाँ पे, ठीक है। R की वैल्यू पता चल गई कि 8.31 जूल पर मोल केल्विन। तो ये नई इक्वेशन एक बन गई, PV = nRT, इस पर भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन बनी, ये बनी कैसे, बनाई कैसे, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन अगर कोई जानना चाहता है तो डेरिवेशन भी है, वैसे इसकी नीड नहीं है, बस ये याद होनी चाहिए कि PV = nRT होता है। डेरिवेशन फिर भी देख लो, जो मतलब ये सब मिलकर बैठे थे ना साइंटिस्ट लोग आइडियल गैस इक्वेशन बनाने के लिए, तब वहाँ पे कहते कि जो ये इक्वेशन किसने दी थी, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स ने दी थी ना। तो बॉयल्स को कहते तूने क्या इक्वेशन दी, तो वो बोला PV = कांस्टेंट, के मतलब यहाँ पे कांस्टेंट, तो बोला मैंने तो ये दी है। नेक्स्ट थी चार्ले जो भी है, उसने क्या दी थी कि V/T = कांस्टेंट, ये उसकी इक्वेशन होगी भाई, ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या थी, लो प्रेशर, लो प्रेशर क्या थी, P/T = K मतलब कांस्टेंट। ये तीन इक्वेशन थी। इन फिर साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इन जो ये इधर वाली इन सब की मल्टीप्लाई कर दी, इन सब की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आ गया P² V² /T² = और ये जो है ना, ये नया कांस्टेंट बन गया, ये स्मॉल से लग रहे हैं, थोड़ा कैपिटल है ना, तो ये एक नया कांस्टेंट बना, ये सेम ही नहीं है, एक नया कांस्टेंट बन गया और इसे इन्होंने क्या लिख दिया, कैपिटल के, ठीक है। यहाँ से ये बन के आ गया। अब दोनों साइड रूट ले लिया, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई, PV = nRT, PV = nRT, K की जगह इन्होंने NR ले लिया, ठीक है, K की जगह NR ले लिया, तो यहाँ से इक्वेशन बन गई PV = nRT। ये भी नया कांस्टेंट आया, ये रूट लेने के बाद ये नया कांस्टेंट बन गया K यहाँ पे,
तो यहाँ से इक्वेशन ऐसे डेराइव होती है कि पी वी इक्वल टू एन आर टी। अगर किसी को जानना है कहाँ से आई तो ये ऐसे आई, ये सारे लोगों को मिला के आई है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है जो नई इक्वेशन बनाई गई आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी? पी वी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ टेम्परेचर ऑफ अ गैस सैंपल इज मेड ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, नहीं आएगा यहाँ पे, टेम्परेचर आएगा, of its original temperature and volume is made half of its original volume, then what is effect on pressure? पहले तो सेम वही लिख लेंगे, पी वी इक्वल टू एन आर टी। देन अब नई एक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, निकालना क्या है? प्रेशर निकालना है, तो इसे पी डैश मान लेंगे। वॉल्यूम कितनी बताई इसने? वॉल्यूम कितनी है? हाफ, तो वी बाई 2, ये तो कांस्टेंट ही होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स तो क्या करें। टी टेम्परेचर कितना बता रखा है? ट्वाइस, तो 2T। इनका रेशो ले लेंगे। ठीक है, V से V कैंसिल, NR से NR और T से T कैंसिल, तो इसका आंसर ये आ जाएगा P बाय P नॉट 2P, 2P इक्वल टू 1/2, तो P डैश की वैल्यू आ गई 4 P। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आइडियल गैस इक्वेशन से। ठीक है, ऐसे रेशो लेके होंगे ये वाले क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, इफ प्रेशर ऑफ अ गैस सैंपल इज मेड ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज मेड हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल रुको रे, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आएगा, यहाँ पे प्रेशर आएगा। ओरिजिनल वॉल्यूम, देन व्हाट इज इफेक्ट ऑन टेम्परेचर? पहले तो सेम वही लिखेंगे, पी वी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, रेशो लेने में पी प्रेशर कितना कर दिया? ट्वाइस 2P। वॉल्यूम क्या कर दी? हाफ V बाई 2 इक्वल टू एन आर और टी डैश हमें निकालना है, तो P से P कैंसिल, V से V कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, NR से NR कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो गया। तो क्या गया? T बाई टी डैश इक्वल टू 1, तो यहाँ से T डैश की क्या वैल्यू आ गई? T। तो नो इफेक्ट, सेम ही रहेगा, टेम्परेचर जो पहले था वही रहेगा। ठीक है, समझ गए? हो गई। थर्ड क्वेश्चन, इफ वॉल्यूम ऑफ अ गैस सैंपल इज मेड थ्राइस ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम and temperature is made twice of its original temperature, then what is the effect on the pressure? सेम पहले तो वही लिखेंगे, PV, ये दिखेगा ही नहीं शायद, ऊपर लिखना पड़ेगा, लिखते हैं PV इक्वल टू एन आर टी। प्रेशर निकालना है, P डैश मान लेंगे। वॉल्यूम क्या बोलिए इसने? वॉल्यूम क्या कर दो? थ्राइस कर दो वॉल्यूम को, वॉल्यूम को कर दो थ्राइस, 3V। ठीक है, NR तो सेम ही रहेंगे। T कहाँ पे है? T को कर दो ट्वाइस, 2T। अब कैंसिल करते हैं, V से V कैंसिल, NR से NR कैंसिल, T से T कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा? P बाई 3P डैश इक्वल टू में 1/2, तो यहाँ से P डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/3P। ठीक है, आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आइडियल गैस इक्वेशन पर, हो जाएंगे, बस रेशो ही लेना है और कुछ नहीं करना। जो भी आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी वो भी आइडियल गैस इक्वेशन थी, और जो ये पढ़ रहे हैं ये भी आइडियल गैस इक्वेशन ही है, बस ये किसकी टर्म में है? ये डेंसिटी की टर्म में है। जो आइडियल गैस इक्वेशन थी उसे ही काट पिट कर डेंसिटी की टर्म में बना रखा है। ठीक है, आइडियल गैस क्या थी? पी वी इक्वल टू एन आर टी। एन क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ पे n की जगह क्या पुट कर दिया? गिवन मास बाय मोलर मास। यहाँ पे v है, v को हम यहाँ ले आए, मतलब यहाँ से यहाँ ले आए। ठीक है, v यहाँ पे आ गई। अब मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी।
डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है, डेंसिटी का रो, डेंसिटी की जगह क्या लिख दिया रो, मास बाय वॉल्यूम की जगह क्या लिख दी डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला बन गया P इक्वल टू रो RT बाय एम। ठीक है, ये डेंसिटी के टर्म में एक नया फॉर्मूला बन गया, आइडियल गैस के लिए ही वैलिड है सिर्फ ये। ठीक है, रो क्या है डेंसिटी ऑफ गैस, एम क्या है मोलर मास ऑफ गैस। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन होंगे। वर्क डन बाय गैस, आज ये टॉपिक पढ़ेंगे वर्क डन बाय गैस, मतलब गैस जो वर्क करती है वो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक ये वीडियो देख लो। ये जो मॉलिक्यूल्स है हवा के, गैस के जो मॉलिक्यूल्स है, ये इस पिस्टन पे इस तरह फोर्स लगा रहे हैं, और जो ये पिस्टन है, इसकी डिस्प्लेसमेंट भी इस साइड हो रही है, और जो फोर्स लगा रही है गैस वो भी इस तरफ ही लगा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो इसका प्रेशर भी कम होता जा रहा है, देखो ये नीचे आती जा रही है नीडल, प्रेशर भी कम होता जा रहा है, इस तरफ ही फोर्स लग रहा है, इस तरफ ही पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, और प्रेशर कम होता जा रहा है, मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो कम होती जा रही है। देखो अभी हो रहा है कुछ, देखो मॉलिक्यूल्स की स्पीड कम होती जा रही है, पहले इनकी स्पीड तेज थी अब कम हो रही है। प्रेशर अंदर जो गैस है उसका प्रेशर देखो कम होता जा रहा है, ये हेक्टोपास्कल वही है जो प्रेशर मेजर करता है। इंस्ट्रूमेंट देखो इनकी स्पीड बहुत कम होगी, अब देखो बढ़ गई दोबारा से जैसे प्रेशर लगा। तो देखो इसमें हुआ क्या, जो वर्क किया गैस ने वो पॉजिटिव किया नेगेटिव किया, कैसे समझते हैं। व्हेन गैस एक्सपेंड, जब गैस फैलेगी तो जो गैस वर्क करेगी वो पॉजिटिव करेगी। पॉजिटिव क्यों करेगी, देखो इसके अंदर गैस थी, इसमें ये मॉलिक्यूल है रेड और ब्लू, ये मॉलिक्यूल है, ये इस पिस्टन पर इसी तरफ तो फोर्स लगा रहे हैं, इसी तरफ क्या लग रहा है फोर्स, और इसी तरफ क्या हो रही है इस पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब एक ही डायरेक्शन में हो तो वहां पर वर्क डन पॉजिटिव होता है। तो देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हो रही है राइट साइड, तो वर्क डन बाय गैस क्या हो जाएगा पॉजिटिव। जब गैस एक्सपेंड होगी तो वो कौन सा वर्क करेगी, पॉजिटिव वर्क करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि फोर्स भी सेम डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में हो रही है, तो वर्क कौन सा करेगी पॉजिटिव। और इसको दूसरी भाषा में कहते हैं कि वर्क डन ऑन गैस, उस पर कौन सा वर्क डन हुआ नेगेटिव, इसका उल्टा ही बोलना होता है बस। ठीक है, बाय गैस हुआ पॉजिटिव और वर्क डन ऑन गैस हुआ नेगेटिव। ठीक है, एक याद कर लो, दूसरा बस उसका अपोजिट में होगा, वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव, वर्क डन ऑन गैस नेगेटिव। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस डिक्रीज, मतलब इंटरनल एनर्जी जो गैस की है वो डिक्रीज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, उसने जो पिस्टन है उस पर क्या किया पॉजिटिव वर्क किया, वर्क कौन सा हुआ पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही डायरेक्शन में है तो वर्क कौन सा हुआ पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्क किया पिस्टन पर, मतलब उसकी सराउंडिंग पिस्टन ही है, तो उस पर क्या किया पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क करने में उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो गैस है वो ठंडी हो जाएगी, गैस ठंडी हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब वो ठंडी होगी, वो सराउंडिंग पर या फिर पिस्टन पर या फिर सराउंडिंग पर या फिर पिस्टन पर पॉजिटिव वर्क कर रही है, जिसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी, जिस वजह से ही गैस क्या होगी ठंडी होगी। ठीक है, जैसे वो नहीं करते, बैलून है, बैलून में हम हवा भरते हैं, तो अपनी हवा कौन सी गर्म हवा होती है, ऐसे करके देखो ये गर्म ही फील होगी। तो बैलून के अंदर कौन सी हवा होती है, जो हम खुद भरते हैं वो होती है गर्म होती है, लेकिन जैसे ही बैलून फोड़ देंगे, बैलून के फूटने के बाद वो हवा ठंडी हो जाती है, पता ही नहीं चलता है ना कि उसके अंदर कोई वो गैस भी थी या कुछ भी थी,
पता नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि वो सराउंडिंग में पॉजिटिव वर्क कर देती है, जिसकी वजह से वो ठंडी पड़ जाती है, उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। पता चल गया? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं तो वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव होएगा हमेशा। व्हेन गैस एक्सपेंड देन वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव है, ये दिख नहीं रहा। When gas expand, then work done by gas positive, work done on gas negative, internal energy of gas decrease। ठीक है, इंटरनल एनर्जी वाला कंसेप्ट समझ गए होगे? जैसे वो जो प्रेशर कुकर होता है, जब उसमें से अंदर मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, पानी या फिर कुछ भी चीज़ जो होती है उसमें, वो उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी जो सिट्टी होती है उसमें से वो नहीं निकलती, हवा नहीं निकलती। तो उस सिट्टी के पास अपने ऐसे हाथ करके देखना तो पता चलेगा कि चलेगा क्या, हाथ जल ही जाएगा। तो उस टाइम तो वो गर्म लगती है, लेकिन दूर चले जाओ, बस ये फील हो रहा है कि हवा लग रही है, लेकिन उस कुकर से दूर चले जाओ तो वो गैस ठंडी लगेगी। वो गैस ठंडी इसलिए ही लगेगी क्योंकि उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो चुकी होगी उस टाइम इतनी दूर, क्योंकि वो सराउंडिंग में पॉजिटिव वर्क करेगी। ठीक है, जो ये वाला केस है, ये वाला भी, ये हवा वाला, इसमें भी सेम होता है। दूर करोगे तो आपको गर्म हवा नहीं लगेगी, ठंडी लगेगी। ठीक है, सेकंड, इसमें वर्क डन बाय गैस नेगेटिव होगा। पहले वीडियो देख लो, है ना वीडियो? देखो, इसमें ये कंप्रेस कर रहे हैं गैस को, और प्रेशर, गैस का प्रेशर भी बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है और कंप्रेस दबा रहे हैं इस पिस्टन से गैस को। तो देखो इन मॉलिक्यूल्स की स्पीड भी बहुत ज़्यादा होगी, वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर बढ़ चुका है और स्पीड भी मॉलिक्यूल की बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, इसमें भी सेम ही हो रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो रही है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हो रही है। देखो देखो प्रेशर कितना बढ़ गया, वापस आ गया। एक बार ये यहाँ से देखो, ये देखो प्रेशर बढ़ गया, देखो कितना सारा। गैस पर वर्क हो रहा है, गैस पर वर्क हो रहा है, ऑन गैस वर्क हो रहा है। बात तो वही है कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक साइड में ही है, तो वर्क ऑन गैस, यहाँ पे गैस के ऊपर वर्क हो रहा है। वो पिस्टन के ऊपर हो रहा था, वो सराउंडिंग के ऊपर हो रहा था, वो गैस कर रही थी, यहाँ पे गैस के ऊपर हो रहा है। तो गैस के ऊपर तो पॉजिटिव ही होएगा, गैस के ऊपर तो पॉजिटिव ही होएगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में है, तो गैस के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव होएगा। और जो गैस, इसका उल्टा ही बोल दो तो गैस, वर्क डन बाय गैस क्या होगा, नेगेटिव होएगा। फोर्स किस पर लग रहा है, गैस पर लग रहा है। कौन लगा रहा है, पिस्टन लगा रहा है। तो ऑन द गैस, ऑन द गैस, वर्क डन ऑन द गैस क्या होगा, पॉजिटिव होएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो वर्क डन ऑन गैस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब देखो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इंक्रीज, इंक्रीज कैसे हो जाएगी, इंक्रीज, इंक्रीज और ये गर्म भी हो जाएगी। जो गैस होगी ना वो गर्म हो जाएगी, क्योंकि उस पर क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, उस पर फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से वो गर्म भी हो जाएगी। ठीक है, फोर्स लग रहा है तो गर्म हो जाएगी, तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि देखो वो गर्म तो हो ही जाएगी, बार पिस्टन है, तो देखो इंक्रीज कैसे होगी। एक तो जो गैस होगी, गैस गर्म हो जाएगी, गैस गर्म हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि पिस्टन उस पर फोर्स लगा रहा है, पिस्टन फोर्स लगा रहा है, फिर पिस्टन उस पर काम कर रहा है, तो जो गैस है वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, कम नहीं होएगी। कम तो तब होगी जब वो खुद वर्क करेगी सराउंडिंग पर, तब कम होएगी, लेकिन उस पर खुद पर वर्क हो रहा है, तो इसकी वजह से इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी। जितनी थी
वो तो ठीक थी, जब ये इसके अंदर थी तब तक तो ठीक थी जितनी थी। अगर वो बार वर्क करती, सराउंडिंग पर वर्क करती, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती, डिक्रीज हो जाती। लेकिन इसने कोई वर्क किया नहीं, इस पर और वर्क हो गया, तो इसका मतलब जो थी इसके पास इंटरनल एनर्जी वो बढ़ जाएगी, और इस केस में क्या होगा, जो गैस है वो गर्म हो जाएगी। ठीक है, इसका एक वो एग्जांपल भी है, तो थोड़ा समझ आ गया होगा, बाकी समझ लो कोई ना। सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर जो होता है उसके अंदर जो गैस होती है उसे कंप्रेस्ड करके फिल किया जाता है, कंप्रेस्ड करके, तो और वो गर्म भी होती है ना, तो कंप्रेस्ड करके फिल किया जाता है उसे। ठीक है, तो देखो एक बार डेफिनेशन, व्हेन गैस इज कंप्रेस्ड देन वर्क डन बाय गैस तो होएगा नेगेटिव, गैस पर वर्क होएगा पॉजिटिव, और जो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पिस्टन उस पर फोर्स लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है। ठीक है, इफ ये और सुन लो एक वीडियो के भी, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, फिर वर्क फाइंड करना है। प्रेशर को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट कहाँ की है इसने, रुको, कांस्टेंट ही है ये बात पहले वीडियो देख लो। इसका प्रेशर कांस्टेंट ही है वैसे तो, ठीक है, वही की वीडियो। अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया तो जो वर्क डन बाय गैस होगा, जो गैस वर्क डन करेगी वो कितना करेगी, P इक्वल टू डेल्टा वी, वो कितना करेगी, P इक्वल टू डेल्टा वी, डेल्टा, अरे यार, जो गैस वर्क डन करेगी वो कितना करेगी, P इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी यहाँ पे क्या है, जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है वो क्या है, डेल्टा वी। तो जब प्रेशर को कांस्टेंट कर दे, जब प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं तो वर्क डन बाय गैस, जो गैस वर्क डन करेगी वो कितना करेगी, P इंटू डेल्टा वी। P यहाँ पे प्रेशर है इंटू डेल्टा वी, डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में जो जितना चेंज आएगा, वॉल्यूम जो जो चेंज आ रहा है, या यहाँ थी यहाँ पे पहुँच गई, तो ये वॉल्यूम चेंज आएगा वो क्या है, डेल्टा वी। इससे भी वर्क डन बाय गैस बता सकते हैं इस फॉर्मूले से, P इंटू डेल्टा वी। डन। अब ये फॉर्मूला है जो P इंटू डेल्टा वी आया कहाँ से, सुन लो। वर्क, वर्क क्या होता है, F इंटू डी। फोर्स, फोर्स को क्या लिख सकते हैं, P इंटू ए, P इंटू ए, डी का डी। अब डी, ए इंटू डी को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, ये पढ़ा ही होगा इनके ये फॉर्मूले, बस फोर्स की जगह लिख दिया पी ए, और ए डी की जगह क्या लिख दिया, डेल्टा वी, और यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया वर्क इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी। इस फॉर्मूले से वही वर्क डन बाय गैस सोल्व हो जाएगा। ठीक है, डन। अगर किसी गैस का प्रेशर वेरिएबल है, अगर किसी गैस का प्रेशर वेरिएबल है, तो जो वर्क डन बाय गैस होएगा वो होएगा इंटीग्रल ऑफ पी डी वी, इंटीग्रल ऑफ पी डी वी। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, अगर किसी गैस का प्रेशर वेरिएबल है, अगर किसी गैस का प्रेशर वेरिएबल है तो वर्क डन बाय गैस कितना हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ पी डी वी। डन। ओके, ये 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कितना दे रखा है, 4 PA। वॉल्यूम, पहले इनिशियल वॉल्यूम था 4 मीटर क्यूब, बाद में फाइनल वॉल्यूम कितना हुआ, 10 मीटर क्यूब। वर्क डन बाय गैस बताना है, वर्क डन बाय गैस। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, P इंटू डेल्टा वी, क्योंकि V में चेंज आया और वो प्रेशर क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, वॉल्यूम में चेंज आया और प्रेशर क्या है कांस्टेंट। प्रेशर कितना है 4, डेल्टा V चेंज कितना है 4 से 10 हो गया, मतलब 6 का चेंज आया, तो ये कितना आ जाएगा 24 जूल। वर्क डन किया है तो जूल। सेकेंड क्वेश्चन, P कितना है 2V, 2V मतलब वेरिएबल है यहाँ पे, ये 2V मतलब वेरिएबल है यहाँ पे। ये वॉल्यूम इनिशियल कितना है 3 मीटर स्क्वायर, फिर बाद में कितना हो गया 5 मीटर स्क्वायर। वर्क डन बाय गैस बताना है, इधर करेंगे ये। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा
इंटीग्रल ऑफ पी डी वी, पी डी वी, क्योंकि इसमें देखो जो प्रेशर है वो वेरिएबल है, प्रेशर वेरिएबल है इसमें, 2v का मतलब वेरिएबल, 2v का नहीं, v का मतलब वेरिएबल, ठीक है। 2 dv का dv, 2v dv, यहाँ पे v भी आएगा, रुको रे, अरे ये जगह नहीं है बेचारा, कहाँ जाएगा ऊपर। 2v dv, 3 और नीचे 5, पहले 3 थी फिर 5, यहाँ पे 2 बार आ जाएगा, ठीक है। v स्क्वायर बाई 2, बस, तो ये कितना आ जाएगा, v स्क्वायर 3 और 5। अब यहाँ पे आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, आ जाएगा 25 माइनस 9 और ये आ जाएगा 16 जूल। सेकंड का आंसर है 16 जूल, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में प्रेशर कितना है, 3v स्क्वायर, यहाँ पे भी प्रेशर वेरिएबल है तो फॉर्मूला सेम ही लगेगा, इंटीग्रल पी डी वी। वॉल्यूम पहले कितना था 2 मीटर क्यूब, बाद में कितना था 4 मीटर क्यूब। वर्क डन बाय गैस बताना वही सेम। वर्क डन बाय गैस, पी डी वी, पी कितना है 3v स्क्वायर, डी वी 3 बार आ जाएगा, v क्यूब हो जाएगा, ये v क्यूब हो जाएगा बाय 3 3 से 3 कैंसिल, अभी कितना आ जाएगा v स्क्वायर, नहीं क्यूब, v क्यूब, ऊपर क्या आ जाएगा 4 और नीचे क्या आएगा 2, यहाँ पे नहीं लगाई ना लिमिट, यहाँ पे भी लिख लो चाहे 4 ऊपर नीचे 2, सॉरी 2 4, यहाँ पे भी 2 4, ठीक है। सोल्व करेंगे तो 2 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब, 8 माइनस 64, आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देगा, जहाँ पर प्रेशर वेरिएबल हो, वहाँ पर फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रल ऑफ पी डी वी, और जहाँ पर वेरिएबल ना हो, कांस्टेंट हो, वहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा P इंटू डेल्टा वी, ठीक है। फॉर्मूले कैसे लगाने हैं बस ये पता होना चाहिए, हो जाएंगे सॉल्व, इंटीग्रेशन करना आना चाहिए।